चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है अपना। इसके फोर्थ पार्ट तक हो गया, फिफ्थ पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नीचे जो रिलेशंस लिखे हुए हैं हमको ये डिटरमाइन करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। इसका फिफ्थ वाला पार्ट लेंगे और फिफ्थ वाले पार्ट में 5 पार्ट है। तो ये पांचों पार्ट करते करते आपको बहुत सारी आइडिया हो जाएगी और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार आ जाता है। चलिए मैं एक एक पार्ट लेता हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। देखिए एक रिलेशन आर है जिसको सेट ए में डिफाइन किया हुआ है और ए सेट काय का है, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी टाइम के अंदर, किसी टाउन के अंदर पर्टिकुलर टाइम में, एक टाउन में ह्यूमन बीइंग्स का एक सेट है। ह्यूमन बीइंग मतलब बच्चे, बूढ़े, आदमी, महिला, ये सब आ गए। अब पर्टिकुलर टाइम मीन्स जैसे आज 7 अप्रैल 2023 है, तो आज के पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्टिकुलर टाउन बैतूल ले लेते हैं। बैतूल में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे उसका सेट दिया हुआ है ए। मतलब इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट होंगे। बैतूल की पॉपुलेशन कितनी होगी, कितनी होगी? खाली बैतूल सिटी की पॉपुलेशन की बात करें अपन तो कम से कम 4-5 लाख तो होगी, है ना। तो 5 लाख बहुत सारे एलिमेंट हो गए या ह्यूमन बीइंग्स हो गए। तो अपने को ए क्रॉस ए तो बनाने की जरूरत नहीं है। आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो ए क्रॉस ए तो अपन बनाएंगे नहीं। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो भी ए से ही रहेगा, वो भी कोई ह्यूमन बीइंग रहेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी ए से ही रहेगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट है। ह्यूमन बीइंग्स का सेट आपको समझ में आ रहा है। उसके ऊपर रिलेशन आर को डिफाइन किया है, मतलब आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो अब इसका ए पार्ट है कि रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये सच दैट है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो ह्यूमन बीइंग एक्स है और जो वाई है ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक्स और वाई दोनों भी एलएफएस स्कूल में काम करते हैं, टीचर वगैरह कुछ होंगे उनको। एक्स और वाई दोनों भी सेम प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब एलएफएस में काम करते हैं। तो अब आपको इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अब इसमें अपन ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं बना सकते क्योंकि ये एक्स और वाई तो बहुत सारे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए इसकी कंडीशन को जनरेट करें। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन और ट्रांजिटिव की कंडीशन। अगर वो कंडीशन बिलोंग्स टू के साथ में आ गई तो फिर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, और डज नॉट बिलोंग टू आई तो फिर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मैं एक एक कंडीशन 1 बाय 1 लेते जाता हूँ और उसको अपन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जनरेट हो जाएगी कंडीशन तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे, अदरवाइज नहीं हो। तो आरएसटी से स्टार्ट करते हैं अपन। आरएसटी मतलब पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन A belongs to A, then A comma A belongs to R। इसको belongs to R पढ़ो या related to R पढ़ो, बात एक ही। अब देखिए अपने को कंडीशन ABC में याद है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो रिलेशन उसमें एक्स और वाई दिए तो अपन एक्स वाई जेड का यूज करेंगे। अब अपने को ये कंडीशन जनरेट करना है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या गिवन है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसी को मैं ले लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू आर या बिलोंग्स टू आर। इसकी डेफिनेशन आपको गिवन है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई दोनों भी सेम प्लेस पे काम करते हैं। मैंने बताया आपको, मान लीजिए सेम प्लेस का नाम एलएफएस है, लैटिन फ्लावर स्कूल में काम करते हैं एक्स भी और वाई। एक्स भी कोई ह्यूमन बीइंग होगा और वाई भी ह्यूमन बीइंग, ये दोनों भी एलएफएस में काम करते हैं, ऐसा इसकी डेफिनेशन अपने को गिवन। अब हमको ये एक्स कॉमा वाई में है, अपने को जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है वो ए कॉमा ए चाहिए। ए कॉमा ए मीन्स एक्स कॉमा एक्स चाहिए। तो एक्स कॉमा एक्स के लिए अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्स और वाई दोनों दिख रहे हैं, तो हम ये क्या करते हैं, वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते, तो एक्स और एक्स आ गया। रिप्लेस वाई बाय एक्स, वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक्स
एंड वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे, ये भी एक्स हो जाएगा। वर्क एट द सेम प्लेस, ऐसा कैसा लिख देंगे। अब देखो हमने y को x से रिप्लेस कर दिया, क्यों करें, क्योंकि हमको ऑर्डर पर a कॉमा a जैसा चाहिए, मतलब x कॉमा x चाहिए, इसलिए y को हटाना है हमको। तो हर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, y को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने रिप्लेस किया इसको, तो क्या हो गया, x एंड x वर्क एट द सेम। अब ये देखिए x, जो भी बंदा होगा, जो भी ह्यूमन बीइंग होगा, वो LFS में काम कर रहा है, ऐसा अपन ने सपोज किया। तो ये वाला जो x है वो यही वाला बंदा है, दोनों सेम है ये, तो ये भी तो LFS में ही काम करेगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही लिखा है, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। जहां पे ये वाला x काम करेगा वहीं पे ये वाला x भी काम करेगा। अगर ये वाला x LFS में काम कर रहा था तो ये वाला x भी LFS में ही काम करेगा, क्योंकि ये x तो एक ही बंदा है, एक ही ह्यूमन बीइंग है ना, सेम। x और y दो ह्यूमन बीइंग थे आपके, अब x और x तो एक ही ह्यूमन बीइंग है, तो जहां पे ये वाला x काम कर रहा है वहीं पे ये वाला भी x काम करेगा। तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये ट्रू है। और जब ये x एंड x एट द सेम प्लेस, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस ट्रू है, इसका मतलब ये होता है कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r। देन इसको लिख सकते हैं हम x कॉमा x बिलोंग्स टू r। और जैसे ही अपने पास x कॉमा x बिलोंग्स टू r आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। बस चेक कर लिया हमने इसकी रिफ्लेक्सिविटी। बस आपको ऐसा मैटर लिखना है, लिखने का भी तरीका बड़ा आसान बताते हैं। जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन को लिख दिया मैंने, x कॉमा y बिलोंग्स टू r। देन पढ़ो इसको, या इफ एंड ओनली इफ पढ़ो, या बिलोंग सच दैट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये एम्प्लाइज का साइन। देन पढ़ते अपन इसको, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अब अपने को ऑर्डर पेयर a कॉमा a चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो x कॉमा y है तो अपने को x कॉमा x चाहिए, उसके लिए मैंने y को x से रिप्लेस करते हैं, लिख दिया रिप्लेस y बाय x। जहाँ पे y लिखा था मैं x लिख दो, तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। अब x और x सेम प्लेस के ऊपर ही काम है, जहाँ पे ये वाला x काम कर रहा था वहाँ पे ये वाला भी x काम करेगा, क्योंकि x तो एक ही बंदा है, दोनों एक ही जगह काम करेंगे। तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस का मतलब हो गया x कॉमा x बिलोंग्स टू r, या x कॉमा x रिलेटेड टू r भी बोल सकते हो आप इसको। और जैसे ही आपका x कॉमा x बिलोंग्स टू r आ गया, इसका मतलब है कि ये कंडीशन सही हो गई। तो हमने इसको लिख दिया देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। हो गई पहली रिफ्लेक्सिविटी चेक हो गई। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, सिमेट्रिसिटी वाली। तो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन b कॉमा a बिलोंग्स टू r। इसको भी अपने को जनरेट करना है। तो जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही वाली डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या गिवन है, x कॉमा y बिलोंग्स टू r। इसकी डेफिनेशन है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। ये लिखना है आपको कि x और y सेम प्लेस के ऊपर वर्क करें। अब देखिए अपने को सिमेट्रिक के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r से b कॉमा a बिलोंग्स टू r चाहिए, मतलब ये एलिमेंट इंटरचेंज होना चाहिए, a के प्लेस पे b के प्लेस पे। तो यहाँ x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, अपने को y कॉमा x बिलोंग्स टू r चाहिए। तो मैं ये वाले y को x के प्लेस पे लिख देता हूँ और ये वाले x को y के प्लेस पे लिख देता हूँ, तब भी ये दोनों एक ही प्लेस पे काम करेंगे। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस को अगर अपन ऐसा लिख दे कि y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x और y अगर LFS स्कूल में काम कर रहे थे तो y और x भी LFS स्कूल में ही काम करेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ, then y and x work at the same place, सही है। जहां x और y काम कर रहे थे वहीं पे y और x भी काम करेंगे। अब देखिए जैसे ये आया y and x वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया y कॉमा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x कॉमा y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या था कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, y कॉमा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। देन y कॉमा x बिलोंग्स टू r। और जैसे ही आपको y कॉमा x बिलोंग्स टू r मिला, इसका मतलब ये हो गया कि r इज सिमेट्रिक, क्योंकि x कॉमा y बिलोंग्स टू r लेके आप चले थे और आपके पास में आ गया y कॉमा x बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। चलिए r सिमेट्रिक भी होगा, समझ आया आपको लिखना, बिल्कुल आसान है, इतना आसान आपको स्टैंडर्ड 1 में भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस आपको चीजें थोड़ी सी समझते हुए चलना है। अब थर्ड वाला ट्रांजिटिव है, इसको ले लेता हूँ। तीसरी कंडीशन है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r
देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर, यही कंडीशन है। अब देखिए इसको जनरेट करना है तो इसके लिए अपन फिर कोई डेफिनेशन ले लेते जो अपने को गिवन है। डेफिनेशन क्या गिवन है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन गिवन है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई सेम प्लेस के ऊपर वर्क करती है, तो डेफिनेशन दी है। अब ये हो गया ए कॉमा बी के लिए, अब बी कॉमा सी के लिए, अब एक्स वाई है यहाँ पे तो अपने को वाई जेड चाहिए, तो एक और रिलेशन ले लेते हैं अपन, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, और उसकी डेफिनेशन ऐसे लिख लेते हैं जैसे ये x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस था। अगर अपन y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर लेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, लिख लो उसको, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन इसको लिख सकते हैं y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस हो जाएगी ऐसी डेफिनेशन। y कॉमा z बिलोंग्स टू r का मतलब y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखना, अब यहां से हमको ये लाना है कि x कॉमा z बिलोंग्स टू r मतलब x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, ऐसा लाना है। तो अब देखना x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ये दोनों LFS में काम कर रहे हैं। यहां से अपने को ये तो पता चल गया कि y जो है वो LFS में काम कर रहा है। अब दूसरे y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, तो y का पता है अपने को कि LFS में काम कर रहा है, और y और z दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, मतलब y और z भी आपका LFS में ही काम करेगा। तब अपने को पता चल गया कि x और y LFS में काम कर रहे हैं, y और z भी LFS में काम कर रहे हैं, तो अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि x और z दोनों LFS में काम कर रहे हैं। जब x और z दोनों LFS में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, देन x and z work at the same place, at the same place। अब देखिए x and z वर्क एट द सेम प्लेस आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस था तो इसका मतलब था x कॉमा y बिलोंग्स टू r था। अब अपने पास में आ गया x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x कॉमा z बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो देन x कॉमा z बिलोंग्स टू r, और जैसे ही अपने को x कॉमा z बिलोंग्स टू r अपने हाथ में आया, अपने पास था x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ये दोनों का y y कॉमन था, इसको छोड़ दो तो x कॉमा z बिलोंग्स टू r आता। तो x कॉमा z बिलोंग्स टू r आने का मतलब क्या हो गया कि r इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। बस देखो क्या क्या आ गया, आर रिफ्लेक्सिव भी आ गया, आर सिमेट्रिक भी आ गया, और आर ट्रांजिटिव भी आ गया। तो हैंस करके अपन क्या लिख सकते हैं कि हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों आ गई। हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, लेकिन अपने को उसके आगे की डेफिनेशन पता है कि अगर तीनों रहते तो इक्विवेलेंस, हमने ऐसा लिखा। ठीक है, तीनों रहेगा तो इक्विवेलेंस, और तीन में से अगर एक भी नहीं रहा तो फिर वो जो है वही लिखे। तो समझ आया आपको, सिर्फ मैटर लिखना है आपको, मैटर थोड़ा सा मतलब उतना एक्सप्लेन करके नहीं लिखना उसको, लेकिन वो एक्सप्लेन खुद करके देखना उसको और लिखना ऐसा मैटर, ये एकदम कम से कम और इजीएस्ट मेथड मैटर लिखा हुआ। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट में और क्या लिखेंगे, इसको आपको लिखना हो तो आप लिखो, मैं तो नहीं लिख सकता। ऐसा लिखेंगे तो ये लिखने पे ही मार्क्स रहते हैं, और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसा लिखते आए। ठीक, क्योंकि इन क्वेश्चन में थोड़ी सी ये थ्योरेटिकल इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसी पे मार्क्स रहते हैं, और थोड़ी देर में आपका माइंड सेट हो जाएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ो। आंसर चेक करके देखना तो आंसर चेक करके देख लें आप, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा फिफ्थ का फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव लिखा। अपन इसके आगे की बात लिखते हैं, आगे की बात लिखने में अपने को नुकसान नहीं, क्योंकि आगे अपने को काम इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही करना है। इसका मतलब और उसका मतलब बोल दो, आंसर थोड़ा सा छोटा लिखा होना चाहिए, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन छोटा, इसमें तीनों लिखना पड़ता है। मैंने एक लिख दिया, अपन बुक से बेटर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही, और किसी ने ऐसा भी लिख दिया तो ठीक है। चलिए इसका बी वाला पार्ट देखेंगे, वही है आपका फर्स्ट वाला। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, आपको चेक करना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। रिलेशन आर इन द सेट ए, वही सेट ए के अंदर डिफाइंड है, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। रिलेशन आर को डिफाइन किया बी वाला, आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई क्या हो रहा है, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। लोकेलिटी का मतलब होता है मोहल्ला,
जहां पे वर्क एट द सेम प्लेस लिखे थे आपने, वहां पे आप सेम लोकेलिटी लिख देंगे, इन द सेम लोकेलिटी, सेम वही का वही क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे तो मैं इसको कर देता हूँ, नहीं तो आप खुद भी कर सकते, कर लेंगे। सेम वैसा का वैसे आएगा। आपको क्या करना है कि एक्स एंड वाई लिव एट द सेम लोकेलिटी, बस ऐसा लिखना। सेम लोकेलिटी का मतलब मोहल्ला, जैसे ये अग्निहोत्री कॉलोनी है, अब एक्स और वाई अग्निहोत्री कॉलोनी में रह रहे हैं, तो एक्स और एक्स भी अग्निहोत्री कॉलोनी में रहेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए वाई, एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रह रहा, तो वाई एंड एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेगा, जहां पे वाई रह रहा वहां एक्स रहेगा, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो वाई और जेड भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। एक्स और वाई अग्निहोत्री कॉलोनी में रह रहे हैं, तो वाई पता है आपको अग्निहोत्री कॉलोनी में रह रहा है, तो वाई और जेड सेम लोकेलिटी में रह रहा है, मतलब वाई और जेड भी लोकेलिटी, वाई और जेड भी आपके अग्निहोत्री कॉलोनी में रहेंगे। अब आपको पता चलता है कि एक्स भी अग्निहोत्री कॉलोनी में था, वाई भी अग्निहोत्री कॉलोनी में रहता है, और जेड भी, तो एक्स और जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब ये एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये भी आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला आप ट्राई कर लेना लिखना, लेकिन इसको ऐसा छोड़ मत देना, लिखने की प्रैक्टिस करना। जब आप ऐसा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैटर आपको और ज्यादा कमांड के साथ में आपको आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब जब कोई चीज कमांड के साथ में अपनी मेमोरी में स्टोर रहती है तो एग्जामिनेशन में उसको लिखने में दिक्कत नहीं होती। तो आप, मैं इसको HW लिख देता हूँ, आप इसको कर। अब मैंने ऐसा लिख के छोड़ दिया, अब आप भी ऐसा लिख के मत छोड़ दो, अभी यहाँ छोड़ दो, लेकिन घर में आपको इसको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो सकते हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो उससे नहीं होता है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, तो इसको आप ट्राई करें। चलिए मैं दूसरा पार्ट लेता हूँ इसका, इसी का सी वाला पार्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ, रिलेशन आर इन द सेट। फिर से रिलेशन आर को सेट ए में डिफाइन किया है। एक आय का सेट है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी टाउन के अंदर ह्यूमन बीइंग का सेट, मतलब बहुत सारे उसके अंदर, तो आर जो होगा वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। अब रिलेशन सी पार्ट है इसका, रिलेशन आर को डिफाइन करके दिया, आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो बंदा होगा वो ह्यूमन बीइंग वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब उससे ज्यादा हाइट उसकी ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टॉलर है। तो अब इसको चेक करना अपने को, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम यहाँ भी अपन कंडीशन को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन जनरेट हो जाएगी तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, और नहीं होगी तो नॉट लिख देंगे उसको। चलो एक एक, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ए बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कंडीशन अपने को एबीसी में याद है, भले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड, आप कंडीशन हमेशा एबीसी में लिखें। अब ये कंडीशन जनरेट करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डेफिनेशन अपने को गिवन है आर की, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, इसी को ले लेंगे और इसी के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर की डेफिनेशन गिवन है, एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ध्यान से लिखना, जो डेफिनेशन थी उसी को लिख देना। ठीक है, लिख दिया हमने, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब देखिए अपने को ये वाली कंडीशन जनरेट करना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई मतलब अपने को एक्स कॉमा एक्स चाहिए, ये वाई को हटाना है अपने को, तो हम क्या करते हैं वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो अब देखो अगर अपन वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, पहले इसके पहले एक चीज देखिए, ये x, ये y और ये z भी आएगा अभी आगे। तो क्या बोल रहा है कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, फिर y कॉमा z जब अपन लेंगे तो y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये x को 21 सेंटीमीटर सपोज कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो y कितना लेना पड़ेगा अपने को, 14 लेना पड़ेगा। देखो x जो है ये y से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। अब y जब z से 7 सेंटीमीटर टॉलर रहेगा तो ये कितना लेना पड़ेगा, 7। तो ऐसा मैंने 3 ले लिया, x को 21 सेंटीमीटर ऐसे बताने के लिए, y को 14 और z को 7। अब यहाँ देख लो x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर टॉलर। अब यहाँ देख, अब x कॉमा y बिलोंग्स टू r, देन x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। देख रहे हैं आपने को यहाँ पे। अब हमको x कॉमा x चाहिए, उसके लिए हमको y को x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो y को जब अपन x से रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या होगा, ये x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x हो जाएगा। अब ये भी x और ये भी x है, बंदे तो दोनों सेम है, तो x और x से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे होगा। मान लीजिए कि x का नाम अकबर है, तो अकबर की हाइट जितनी भी है
मान लीजिए 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 180 सेंटीमीटर अगर किसी की हाइट रहती है तो वो 6 फीट का हो जाता है, 6 फीट का हो जाता है। मेरी हाइट 177 सेंटीमीटर है, मतलब 5 फीट 11 इंच के आसपास है, 77 या 77.5 ऐसी हो, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। तो मेरी हाइट 177 सेंटीमीटर या 175 सेंटीमीटर से अबव है, ठीक है। अब ये एक्स है और अगर अपन वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये भी एक्स ही रहेगा। तो मैंने बताया कि मान लीजिए अकबर की हाइट 100 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो एक्स ही है और ये भी एक्स है, तो अकबर से हाइट 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टॉलर कैसा होगा? मतलब एक्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ। जब अपन ये वाई को अगर एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, अकबर से 7 सेंटीमीटर टॉलर थोड़ी होगा, क्योंकि एक्स तो एक ही बंदा है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे उसको, लेकिन रिप्लेस करके लिखूंगा नहीं, सिर्फ ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे अपन डायरेक्ट उसको ऐसा लिखेंगे, एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than himself। एक्स अपने खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। अगर अपन यहाँ पे वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे तब की बात कर रहा हूं, रिप्लेस वाई बाय एक्स। अगर हम वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ एक्स आएगा। अब ये हो जाएगा एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। तो अब ये सेंटेंस सही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ। एक्स अपने खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। जब ये नॉट यहाँ पे लग गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स कॉमा एक्स, इसका मतलब हो जाएगा एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब समझ में आया इसका आपको? अगर यहाँ पे x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x कभी हो जाता तो हम लिखते x कॉमा x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है x कैन नॉट। ये नॉट जब भी आ जाएगा तो आप डज नॉट बिलोंग टू करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देन x कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू r। और जैसे ही x कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू r आया, इसका मतलब ये हो गया कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पता चल गया आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया? थोड़ा समझना है और लिखना कुछ ऐसा है, एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं लिखते कम है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए लिखने के पहले। चलिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है ऐसा पता चल। आप आते हैं अपन सिमेट्रिक के ऊपर। सीक्वेंस बताया मैंने आपको, आरएसटी से चेक करना है, पहले रिफ्लेक्सिविटी, फिर सिमेट्रिसिटी और फिर ट्रांजिटिविटी। अब दूसरा आ रहे हैं हम फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन लिखते हैं सबसे पहले, ए कॉमा बी belongs to R, then B comma A belongs to R। यही है कंडीशन। चलिए, आप इस कंडीशन को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, तो इसके लिए अपन जो गिवन डेफिनेशन है उसी को ले लो। गिवन डेफिनेशन क्या है, x कॉमा वाई belongs to R, then इसकी डेफिनेशन दी हुई है x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। जो डेफिनेशन दी है वही लिखना है, x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब देखना, अब हमको a कॉमा b बिलोंग्स टू r के प्लेस पे b कॉमा a बिलोंग्स टू r चाहिए, तो अपने पास में डेफिनेशन x कॉमा y बिलोंग्स टू r है। अब अपने को y कॉमा x बिलोंग्स टू r चाहिए, तो y को y के प्लेस पे x और x के प्लेस पे y जाएगा, तभी तो y कॉमा x बिलोंग्स टू r आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये y को अपन यहाँ लिखे x के प्लेस पे और x को y के प्लेस पे लिखे, तो देखो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि y इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो अब देखो y 14 सेंटीमीटर है, 14 लिया मैंने यहाँ पे, और x 21 सेंटीमीटर है, तो x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। लेकिन यहाँ पे अगर y आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा तो y इससे टॉलर देन थोड़ी होगा, y की तो y तो 14 है। तो यहाँ पे अगर अपन y को x के प्लेस पे लिखे और x को y के प्लेस पे लिखे, तो y कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y जो है x से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर है ना। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x 21 है और y 14 है, तो y की हाइट तो 14 ही है और x की 21 है। x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y तो x से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर है या शॉर्टर है ना। तो यहाँ पे वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, देन
y cannot be 7 centimeter taller than x. y cannot be 7 centimeter taller than x. इसका रीजन लिख देता हूं मैं, as y is 7 centimeter shorter than x. ध्यान से लिखना, देखो y cannot be 7 centimeter taller than x. y x से 7 centimeter taller नहीं हो सकता, क्यों? as मतलब because y is 7 centimeter taller, 7 centimeter shorter than x. y तो x से 7 centimeter shorter है, छोटा है उससे हाइट में, x उससे 7 centimeter बड़ा है और y उससे 7 centimeter छोटा है, तो y x से 7 centimeter taller कैसा हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए लिखा है y cannot be 7 centimeter taller than x. अब ये रीजन आपको लिखना है तो लिखो, नहीं भी लिखेंगे तो ये डायरेक्ट इतने से भी काम हो जाएगा. मैंने लिख दिया एज y is 7 centimeter shorter than x. y जो है वो x से 7 centimeter shorter है, हाइट कम है उसकी, 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है. अब यहाँ पे कैनॉट लग गया, इसका मतलब हो गया कि y, x does not belong to r. then y, x does not belong to r. आया समझ में? ये y, x does not belong to r जैसे ही अपने पास में आया, इसका मतलब ये हो गया कि r is not symmetric. therefore r is not symmetric. r जो है वो सिमेट्रिक नहीं है. बढ़ जाओ आगे. हो गया, रिफ्लेक्सिव भी नहीं निकला, सिमेट्रिक. आप अपने को ट्रांजिटिव वाली कंडीशन, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन चेक करना है. चलिए, फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखता हूं. a, b belongs to r and b, c belongs to r, then a, c must belong to r. ये कंडीशन है. अब ये कंडीशन जनरेट करने के लिए जो गिवन डेफिनेशन है उसी को लिखते हैं. डेफिनेशन क्या है? x, y belongs to r, then x is exactly 7 centimeter taller than y. इसको लिख लो. तो x, y belongs to r, इसकी डेफिनेशन दी हुई है x is exactly 7 centimeter taller than y. ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये x, y और ये z. x अपन ने 21, y को 14 और z को 7. देखो x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 से, ऐसा लिख लिया मैंने, ऐसा बता. अब देखो x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. देख रहा है आपको, x 21 लिया मैंने और इसको 14, तो ये सही है ये. अब अपने को b, c बिलोंग्स टू r भी चाहिए, तो यहाँ पे x, y ले लिया अपन ने, एक y, z ले. एंड y, z बिलोंग्स टू r, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग. जैसे x, y बिलोंग्स टू r था तो इसकी डेफिनेशन थी x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y था. अब y, z बिलोंग्स टू r लिए अपन, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. ऐसा होगा, y is exactly 7 centimeter taller than z. देखो ये सही है, x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर था और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर टॉलर. देखो मैंने इसको 14 और इसको 7 लिया. सही है, हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है ऐसी. तो y इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. अब ये दो सिचुएशन अपने पास में थी, ये वाली कंडीशन. अब ये तीसरी चाहिए अपने को, a, c बिलोंग्स टू r. अब a, c बिलोंग्स टू r के प्लेस पे अपने को x, z बिलोंग्स टू r चाहिए. तो अब x, z बिलोंग्स टू r के लिए क्या होना चाहिए, x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z होना चाहिए. अगर आपके पास में कभी ऐसा आ गया कि x इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो आप उसको x, z बिलोंग्स टू r लिख सकते हो. और जब आप x, z बिलोंग्स टू r लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि x, r इज ट्रांजिटिव. लेकिन अब देखो यहाँ पे x 21 का है और z कितना है, ये 7 है. तो क्या x z से 7 एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है? नहीं, क्योंकि x जो है वो z से एक्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर है. ये 21 है और ये 7 ही है. तो यहाँ पर x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर टॉलर है, एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है. दैट इज वाई वी कैन राइट हियर कि x कैन नॉट बी एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z.
और जब कैन नॉट लग जाएगा तो वहां पे हम लिख देंगे x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू r, और जब x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू r आ जाएगा तो हम उसको लिख देंगे कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन उसका क्या कि x इज नॉट exactly 7 centimeter taller than y as x is exactly 14 centimeter taller than z, इसलिए वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैं लिखता हूं जो चीज बोला है मैंने। देन अब ये दोनों रिजल्ट से यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, ये लिख के दिखाया आपको, ये ऐसा यहाँ पे, यहाँ इसके अकॉर्डिंग x कैनॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than z as x is exactly 14 centimeter taller than z। देख लो आप यहाँ पर x जो है वो z से exactly 14 सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर नहीं है, तो x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर। जैसे ही आया तो वी कैन राइट देन x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू r, या x कॉमा z नॉट रिलेटेड टू r भी पढ़ सकते हैं आप, इसको डज नॉट बिलोंग टू r पढ़ो या नॉट रिलेटेड टू r, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x r और ये z और ये डज नॉट बिलोंग टू करे तो r को ऐसा कट भी कर सकते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब अपने को ऐसा आएगा रिलेशन तो ऐसा लिखेंगे, नहीं तो ऐसे ही लिखो, लेकिन इसको पढ़ क्या सकते हैं x डज नॉट रिलेटेड टू z। जैसे ही x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू r आया या डज नॉट रिलेटेड टू r आया, नॉट रिलेटेड टू r आया, इसका मतलब है कि r इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है कि x एक्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर है, ये नहीं भी लिखेंगे आप तो चल जाएगा, आप सिर्फ उतना लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ये आपको बताने के लिए लिखा है मैंने, ये भी आपको बताने के लिए लिखा है, इसके अकॉर्डिंग मैंने रीजन लिख दिया क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे। और अगर आप नहीं भी लिखते हैं ये रीजन एज करके सिर्फ यहाँ तक लिख देते हैं x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तब भी ठीक है। ठीक, तो अब देखिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं निकला, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, आप इसको हैंस करके लिख दो, तीन ओपिनियन आइदर नॉर लगा के लिखते हैं। हैंस R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। आप सोचते होंगे कि सर कैसे सीक्वेंस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव लिख लेते हैं, कोई चीज इधर नहीं है, तो मैंने आपको बता रखा है पहले से, मैं RST के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, बार बार रिवाइंड करके भी बताता हूँ, आपको याद रखना है, पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव, निकालते भी वैसे ही और लिखते भी वैसे, कभी आगे पीछे भी लिख दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर सीक्वेंस में अपन जब तीनों चीज नहीं आ रही तो एक सीक्वेंस में लिख दो। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इसको बहुत ताकत से या बहुत जल्दी में नहीं पढ़ सकते आप, जल्दी में पढ़ेंगे तो फिर वही, फिर उसका कुछ मतलब निकलेगा नहीं, आप पढ़ तो लेंगे वो हो जाएगा आपसे, लेकिन जब एग्जामिनेशन में जब वो क्वेश्चन आता है, अब एग्जामिनेशन से मतलब मेरा चाहे वो आपके स्कूल का टेस्ट हो रहा है या कोई एग्जाम हो रहा है, वहां पे जाके फिर अपन चीजों को बराबर नहीं लिखते, और चीजों को यदि आप गड़बड़ लिखेंगे, मैथमेटिक्स में यदि आपको नंबर चाहिए तो आपको सब चीज वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कि बताई जाती है, जैसा लिखा रहता है, सब चीज आप सही लिखेंगे तो राइट लगता है और नंबर पूरे मिलते हैं। और आपने कुछ गड़बड़ करें, बिलोंग टू के प्लेस पे डज नॉट बिलोंग टू के प्लेस पे बिलोंग टू लगाए और लिख रहे हैं, यहाँ पे बिलोंग टू लिख रहे हैं, यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव लिख रहे हैं, तो कॉपी चेक करने वाला गोला लगा देता है, और नंबर काटने के लिए बस कोई ना कोई बहाना चाहिए रहता है, ठीक है, और नंबर कट जाते हैं। तो आपको अपने जो मिलने वाले नंबर है उसको कटाने से बचाना भी है, नंबर मिलेंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिन क्वेश्चन पे अपने को नंबर मिलना है उस पर अपने नंबर कटना भी नहीं चाहिए, उसको बचाते हुए चलना है। और ये सब चीजें आती है, ध्यान से सुन के पढ़ो, ध्यान से समझो और ध्यान से फिर इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथमेटिक्स आपको धोखा दे जाएगा आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ ये रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में ए जो है वो ह्यूमन बीइंग का सेट है, इसमें रिलेशन आर को डिफाइन करके दिया, मतलब आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और डी वाला पार्ट है, डी रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, मतलब एक्स जो है वो वाइफ है, तो ये हो गई फीमेल और ये वाई हो गया आपका मेल। इसको लिख देता हूं मैं फीमेल, फीमेल मतलब महिला है ये, और ये वाई जो है ये मेल है ना।
एक्स वाइफ है, वाई की तो ये मेल और फीमेल। अब कंडीशन अपने को चेक करना है, जनरेट करने की कोशिश करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की। तो पहली कंडीशन अपनी क्या है, रिफ्लेक्सिव की। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ए बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर पढ़ो या रिलेटेड टू आर पढ़ो, बात एक ही। अब अपने को कंडीशन जनरेट करना है, तो जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही डेफिनेशन है। क्या क्या डेफिनेशन है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर रिलेटेड टू आर। इसका मीनिंग दिया हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये डेफिनेशन दी हुई है। अब देखिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपने को ए कॉमा ए चाहिए, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब अपने को एक्स कॉमा एक्स चाहिए। तो एक्स कॉमा एक्स लाने के लिए क्या करते हैं अपन, ये वाई को एक्स से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस वाई बाय एक्स, वाई को अगर अपन एक्स से रिप्लेस करेंगे तो देखो अंजाम क्या होगा, ये एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा। ये एक्स तो कोई बंदी है, फीमेल है, ये वही वाली बंदी है, तो ये एक्स एक्स की वाइफ कैसे होगी, कोई अपनी खुद की वाइफ कैसे हो सकती है। हाँ, कोई कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी खूबसूरत हो, अपनी खुद की वाइफ हो सकती है, कितनी भी बेवकूफ हो, खुद की अपनी वाइफ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ लिखेंगे, एक्स जो है वो अपनी खुद की वाइफ नहीं हो सकती। तो इसको लिख रहा हूं मैं, एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ। एक्स अपनी खुद की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद तो किसी की वाइफ है, वो अपनी खुद की वाइफ थोड़ी होगी। तो ये मैंने एनालाइज करके लिखा है, यहाँ पे बताया आपको, वाई को अगर अपन एक्स से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस वाई बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स एक्स की वाइफ है ऐसा मीनिंग लिख लेगा। तो एक्स एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, तो मैंने इसको थोड़ा ग्रामेटिकल लिखा है, एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ। अंग्रेजी अच्छी होना चाहिए अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वालों, एक्स अपनी खुद की वाइफ नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ कैन नॉट वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर लिख देंगे, देन एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। और x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर आ गया, इसका मतलब यह है कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चलिए दूसरा, सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, देन b कॉमा a बिलोंग्स टू आर। चल अपने पास में एक्स वाई जेड में, तो अपन एक्स वाई में जेड में लेते, ये कंडीशन अपने को जनरेट करना है, तो इसके लिए अपन जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही डेफिनेशन ले लेते हैं। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग दिया हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये मीनिंग दिया है। अब देखिए अपने को a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर चाहिए, मतलब अपने पास में यहाँ पे x कॉमा y बिलोंग्स टू आर है, अपने को y कॉमा x बिलोंग्स टू आर चाहिए। उसके लिए अपने को y पहले चाहिए, x बाद में चाहिए। तो ये वाले y को अगर अपन यहाँ लिख दें और ये वाले x को यहाँ पे लिख दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज वाइफ ऑफ x हो जाएगा। अब देखो y x की वाइफ हो सकती है कि ये मेल है बेचारा, हुआ ये आदमी है और ये फीमेल है, तो y अगर यहाँ पे आ जाएगा तो y इज वाइफ ऑफ x, ये पॉसिबल नहीं, ये मेल किसी की वाइफ थोड़ी हो सकता, वाइफ होने के लिए उसका फीमेल होना जरूरी है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x बिकॉज या एज y इज मेल। इसका मीनिंग हो गया y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x। इसका रीजन लिख देता हूं मैं, एज y इज मेल। y जो है वो आदमी है, मेल है, वो किसी की वाइफ नहीं हो सकता। हो सकता है किसी की वाइफ हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, y x की वाइफ नहीं हो सकती। रीजन एज मतलब बिकॉज y इज मेल, y आदमी है। अब देखो यहाँ कैन नॉट वर्ड आ गया, जब ये कैन नॉट वर्ड आ गया तो वी कैन राइट y कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू r, देन y कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू r। और जब y कॉमा एक्स डज नॉट, अपन x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लेके चले थे और यहाँ पे आ रहा y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। लिख देता हूं, देयरफॉर r इज नॉट
सिमेट्रिक, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है भाई, आसानी से समझ में आ गया, आसानी से लिख भी दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको लिखने में। अब चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन है अपनी ट्रांजिटिव वाली। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c must belong to R। a comma b R से बिलोंग कर रहा, b comma c R से बिलोंग कर रहा, तो a comma c ने भी R से बिलोंग करना चाहिए, उससे रिलेट होना चाहिए। अब अपने पास में एक्स वाई में डेफिनेशन है तो अपन एक्स वाई जेड का यूज करेंगे। चल पहले जो डेफिनेशन अपने को गिवन है उसी को ले लेते हैं। क्या, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग दिया हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई की वाइफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, एक्स वाई की वाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर रहता है तो अपन बी कॉमा सी के प्लेस पे वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर ले लेते हैं। एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे ये x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर था तो ये x इज वाइफ ऑफ y था, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज वाइफ ऑफ z हो जाएगा। तो अब देखो y जो है वो मेल है, आदमी है, तो y z की वाइफ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर अपन ऐसा लिखेंगे तो y इज वाइफ ऑफ z हो जाएगा, y बेचारा आदमी था अच्छा वाला, वो अब z की औरत थोड़ी हो जाएगा, z की वाइफ थोड़ी हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z, y cannot be wife of Z। इसका रीजन लिख देते हैं एज y is male, y जो है वो मेल है इसलिए वो किसी Z की वाइफ नहीं हो सकता। डायरेक्ट यहीं पे एनालाइज करके लिख दिया, ऐसा नहीं लिख देना है कि y is wife of Z, मतलब मेल को आपको किसी की वाइफ नहीं बना देना है। पेन आपके हाथ में है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी को बना दो, थोड़ा किसी के रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना आप। तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z, समझ आ रहा ना कि y क्या है, मेल है, वो z की, z हो सकता है मेल, ये मेल हो सकता है लेकिन ये मेल है, ये इसकी वाइफ कब हो सकता है जब ये फीमेल होता है, लेकिन ये मेल है, तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z, रीजन लिख दिया मैंने एज y इज मेल। अब जब यहाँ कैन नॉट लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा y कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू r, y कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू r, मतलब ये दूसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पे। अब अपने को तीसरी कंडीशन में जाना है कि x जो है वो z की वाइफ होगी कि नहीं होगी। तो जब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो तीसरी कंडीशन को अपने को ट्रू ले लेना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि तीसरी कंडीशन का x कॉमा z बिलोंग्स टू r आएगा, x जो है वो z की वाइफ हो सकती है, x फीमेल थी, y से उसकी खटर पटर हो गई, उनका डिवोर्स हो गया, तो x ने z से मैरिज कर सकती है, रिलेशन हो सकता है, तो y कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू आर, सेकंड कंडीशन फेल हो गई तो बाय डिफॉल्ट अपन थर्ड कंडीशन को क्या ले लेंगे कि वो ट्रू होगी। सेकंड कंडीशन फेल हो गई तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, यहां लिख दो बाय डिफॉल्ट, वो बताना भी नहीं है आपको x कॉमा z बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन ही फेल होगी, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। x जो मेल थी वो z से मैरिज कर लेगी तो उसकी वाइफ हो जाएगी, वो कर भी सकती, नहीं करना उसको तो नहीं भी कर सकती, लेकिन अपने को मानना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा। तो जैसे ये सेकंड कंडीशन डज नॉट बिलोंग टू आर आई तो थर्ड कंडीशन पे जाना भी नहीं है आपको, डायरेक्ट उसको ट्रांजिटिव लिख देना, आर इज ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट। समझ में आया, इसका मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था ना, ये है मेरे पास, कल ही बताया था ये, देखो ए वाइफ है, बी हस्बैंड है और सी को थर्ड पर्सन है, ए बी की वाइफ है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब बी कॉमा सी, तो बी मेल है और ये सी कोई थर्ड पर्सन है तो बी सी की वाइफ नहीं हो सकता, तो बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। अब ये ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो सकता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये फीमेल थी, ये थर्ड पर्सन से मैरिज कर लेगी तो इसकी वाइफ हो सकती है, मतलब इस टाइप का रिलेशन पॉसिबल है, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसको ट्रांजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये बताया था मैंने आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको क्या लिख देंगे कि आर इज ट्रांजिटिव और ब्रैकेट में लिख देंगे आप कि बाय डिफॉल्ट, मतलब वो कर भी सकती है उससे मैरिज और नहीं भी कर सकती, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपने को मानना पड़ेगा कि वो फीमेल जो है वो उसकी वाइफ हो सकती है इन फ्यूचर। तो अब ये क्या क्या निकला, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और बट ट्रांजिटिव। तो लिखते हैं इसको हैंस करके, हैंस आर इज ट्रांजिटिव
but neither reflexive nor symmetric. आर जो है वो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं। एक आखिरी पार्ट है इसका, वही फिफ्थ वाला पार्ट है फर्स्ट का फिफ्थ। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में ए सेट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का है, उसके ऊपर आर को डिफाइन करके दिया है, तो आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है। अब आर इज द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स जो है वाई का फादर है, तो ये एक्स जो है ये क्या है, ये फादर, और y जो है ये क्या है, सन, होगा ना सन। तो अब आप इसको वैसे ही कर लीजिए जैसे y फॉर वो वाला किए, तो ये उसी टाइप से कुछ आएगा। कर लेंगे क्या इसको, लिखना आपको सब कुछ वैसे ही जैसा मैंने उसमें लिखा, लेकिन वैसा नहीं आएगा ये बाय डिफॉल्ट। इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ट्रांजिटिव की। y जो है वो z का फादर हो सकता है, x y का फादर है, फिर y की शादी हुई तो y का सन हो गया z, तो y इज द फादर ऑफ z। करेंगे आप इसको कि मैं कर दूं, कर लेंगे तो ठीक है, आप इसको ट्राई कर लें। लिखना वैसे ही सब कुछ जैसा लिखे थे, बस आप y के प्लेस से फादर है, लेकिन चीज़ें एकदम वैसी की वैसी मत कर देना। इसमें दूसरी कंडीशन है कि मैंने लास्ट वाली के लिए बताया, जब आपका ये आएगा क्या x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आपका r आएगा कि x जो है y का फादर है, फिर y कॉमा z बिलोंग्स टू आर में y z के फादर हो जाएंगे, फिर x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू आर आएगा क्योंकि x जो है वो z का फादर नहीं होगा, x तो z का दादा हो जाएगा, ग्रैंड फादर होगा वो। x डज नॉट बिलोंग टू z आएगा, x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि x इज नॉट फादर ऑफ z। x तो उसके बाप का भी बाप है, मतलब उसका दादा है ना। x y का फादर था और y z का फादर है, तो z क्या हुआ, उसका नाती हुआ कि नहीं हुआ। तो x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू आर आएगा, उसका रीजन वो क्या रहेगा कि x जो है z का ग्रैंड फादर है। अच्छा आप दादा मत लिख देना, ग्रैंड फादर लिखना, नहीं तो हिंदी में लिख दी पता चला। हिंदी में लिखना नहीं, कुछ बोलते हैं अपन हिंदी में लेकिन लिखना नहीं। कर लेंगे ना, अच्छा है क्वेश्चन। ठीक, चल तो मेरे ख्याल से अब यह क्वेश्चन आपको, ये 9 क्वेश्चन किए अपने, 9 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीख गया, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कर सकते हैं, लगने लगा ना कि क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, आप खुद ही बोल रहे कि हम कर रहे हैं। मैं करने की भी कोशिश कर रहा था, मुझे करने नहीं दे रहे। ये सिचुएशन जिस दिन स्कूल में डेवलप हो जाएगी, जिस दिन ये सिचुएशन स्कूल में डेवलप हो जाएगी, उस दिन अपने देश का हर एक बच्चा बेहतरीन तरीके से पढ़ेगा और उसको बोला जाएगा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूल वाले। अभी क्वालिटी सिर्फ फीस के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर नहीं है। जिस दिन बच्चा बोलने लग जाएगा कि सर ये होमवर्क में हम कर लेंगे, आप यकीन मानो मैंने इतने साल स्कूलों में पढ़ाया है, जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ ना तो बच्चा बोलता है कि सर ये क्वेश्चन हम कर दें। आपके स्कूल में पढ़ा, आरडी में पढ़ा और कितने सालों में भी पढ़ा है, जैसा यहाँ पढ़ाता है ऐसे ही मालूम है। मेरी क्लास में बच्चा बोलता है कि सर ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेकिन वो बोलने के पहले मैं उनको इतनी चीज़ें कराता हूँ कि उनके दिमाग से या उनके मुंह से पहली दौड़ वो करने नहीं देते, मेरे को रोक देंगे। जैसे अभी आप करने नहीं दे रहे, मैं करने की कोशिश कर रहा, क्वेश्चन करता है, आप करने नहीं दे रहे। आप सोचो आपके स्कूल में आपको पढ़ाते कितने टीचरों से आपका सामना हुआ होगा आज तक मैथ्स में। बचपन से बदल बदल के टीचर मिले आपको, हर साल बद से बदतर ही मिल रहा है आपको, है। तो हर साल आप देखते होंगे कि टीचर आपको ये कर लेना वो कर लेना, आप पूछ भी नहीं पाते, वो नहीं कर पाते। ऐसे टीचर चाहिए मगर ऐसे मिलते नहीं, और ऐसे टीचर होते नहीं, पहली बात तो कम होते हैं, और अगर कोई रहे तो फिर स्कूल वाले उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक ठीक है।